नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल एग्जाम स्टडी पे। देखिए 4 पार्ट में ऑलरेडी ग्रामीण एवं सामाजिक परिवेश के अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट नंबर 5 है। एक दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि हर बार करता हूँ मैं, कि एक पेन और एक कॉपी लेके ज़रूर बैठें। ठीक है, एक पेन और एक कॉपी लेके ज़रूर बैठें, ताकि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें आप नोट करते हुए चलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इलाहाबाद में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इलाहाबाद में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुंभ मेला है, माघ मेला है, बैसाख मेला और अर्ध मेला। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैसाख मेला। ठीक है, बैसाख मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऊपर जैसा दे रखा है कि कुंभ मेला, कि दोस्तों आपको पता है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। माघ मेला, जैसा कि दोस्तों इलाहाबाद में माघ मेला बहुत फेमस है, इलाहाबाद में ही माघ मेला लगता है। और ये जो नीचे दे रखा है अर्ध मेला, ठीक है, अर्ध मेला का यहाँ पे मतलब है अर्ध कुंभ। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, अर्ध कुंभ। ठीक है, ये अर्ध कुंभ है। जैसे कुंभ होता है और अर्ध कुंभ होता है, यानी कुंभ क्या होता है, हर 12 साल के बाद लगता है, और इन्हीं 2 कुंभों के बीच में, ठीक है, जब 2 कुंभों के बीच में एक अर्ध कुंभ लगता है, हम कह सकते हैं कि इस 12 साल के 6 साल के बाद, ठीक है, यानी कि कुंभ मेले के 6 साल के बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है, या फिर 2 कुंभ के बीच में एक अर्ध कुंभ लगता है। ठीक, और ये बैसाख मेला जो दे रखा है ये कहाँ लगता है, ये भी आपके दिमाग में सवाल आता हो। ठीक है, तो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र है भारत का ये, और साथ में ही हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान से सटा पंजाब क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये बैसाख मेला लगता है। अब 4 जगह कुंभ मेला लगता है। ठीक है, भारत में क्या है, 4 जगह कुंभ मेला लगता है, उसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, NEHU। मान लीजिए कि आपकी नेहा नाम की कोई फ्रेंड है, तो आप उसे प्यार से नेहू बोलते हैं। ठीक है, नेहू। ठीक है, तो एन से क्या हो गया, एन से हो गया आपका नासिक। ठीक है, एन से हो गया नासिक। ई से क्या हो गया, ई से हो गया इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। एच से क्या हो गया, एच से हो गया आपका हरिद्वार। ठीक है, एच से हो गया हरिद्वार, और बचा यू, यू से क्या हो गया उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगह पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली निजी ट्रेन है। ठीक है, पहली निजी ट्रेन बताना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस जो है भारत की पहली निजी ट्रेन है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो कहाँ से कहाँ चलती है ये, तो लखनऊ से दिल्ली के बीच चलती है क्या, तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, यानी कि जो पहली निजी ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन के अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक संस्था बनाया है। पहले भी दोस्तों मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनना है। अगर पंचायती राज को और थोड़ा डीप कर लेंगे, ग्रामीण में सामाजिक परिवेश है, तो हो सकता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बने, आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि पहला आंसर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1992 का संविधान, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 सिटी 1 स्मार्ट कार योजना। ठीक है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों क्वेश्चन के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सिटी 1 स्मार्ट कार योजना उत्तर प्रदेश के किस सिटी में लागू हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका राइट आंसर है। 1 सिटी 1 स्मार्ट कार्ड योजना सीधे दे सकता है, या फिर दोस्तों दे सकता है कि इधर योजनाएं लिखी होंगी, इधर मिलान करने को होगा। ठीक है, तो मिलान करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये किस लिए बनाई गई है, जैसे कि दोस्तों पानी का बिल हो गया। ठीक है, जो लखनऊ में, यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे पानी का बिल हो गया, दूसरा बिजली का बिल हो गया। ठीक है,
तीसरा हम कह सकते हैं जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, ये हो गया। चौथा हम कह सकते हैं यानी कि मेट्रो का, ठीक है। पांचवा हम कह सकते हैं पार्किंग, जो पार्किंग में पैसा लगता है, यानी जो पार्किंग के लिए एक टिकट कटवाना पड़ता है। तो ये क्या करेंगे, एक स्मार्ट कार्ड आपको बना देंगे, उसी से ही आप सारे बिलों का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन सिटी वन स्मार्ट कार्ड योजना। कहाँ से? लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या बतानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना है 19981234 ठीक है। एक सोच लीजिए हमारे एक फ्रेंड का मोबाइल नंबर है 19981234 ठीक है। 12341 ये लास्ट टाइम आप कर सकते हैं 143, ठीक है। लास्ट में आपको ये याद रखना है कि लास्ट के 3 डिजिट हैं। हम इकाई के स्थान से स्टार्ट करेंगे 143 और पहला क्या है 19981234 ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी कि हम वैसे अगर करोड़ों में याद करेंगे कितना करोड़ हो रहा है, तो 19,98,12,341, ठीक है। यानी कि लगभग 20 करोड़ के समथिंग। ये कब था? 2011 के अनुसार, ठीक है। इस समय तो बहुत ही ज़्यादा, लगभग मुझे लगता है कि 25 करोड़ के समथिंग पहुंचेगी जनसंख्या, अगर अभी गणना करा ली जाए तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है, ठीक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। परिषद पूछ रहा है गन्ना अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर, ठीक है। शाहजहांपुर में जो है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट पूरे हो सकता है कुछ हो, तो मैं इसे बताता हूँ। पूछता है कि शाहजहांपुर किसके नाम में पड़ा, तो दोस्तों मुगल बादशाह जो थे शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर पड़ा है, ठीक है। और शाहजहांपुर से आपको जो हमारे 3 स्वतंत्रता संग्रामी थे, ठीक है, 3 स्वतंत्रता संग्रामी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। यूपी से है तो पूछ सकता है कौन कौन थे जो शाहजहांपुर से रिलेटेड थे, यानी शाहजहांपुर को बिलोंग करते थे। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा कह सकते हैं अशफाक उल्ला खां, नोट करते चलिए दोस्तों। और तीसरे जो थे ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट लगाते समय आपको टोटल आप काउंट करेंगे तो लगभग ये 60 क्वेश्चन करीब में पहुँचेंगे, नहीं तो 50 क्वेश्चन तो आपके लिए मिल ही जाएंगे यहाँ से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है आपको। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन को दबाएंगे। दोस्तों मैं पूरी सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। आपको मुझे आपको भरोसा दिलाना है कि आप 25 क्वेश्चन जो आने हैं, ठीक है, 22+ क्वेश्चन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लगा के आएंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और दोस्तों जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप अगर उतना दिल से अच्छे से मेहनत करके पढ़ लेंगे ना, तो आप इतने लगा कर आएंगे तो सिलेक्शन आपको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। आपका सिलेक्शन 100% होना। बाकी सब लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीएस पढ़ रहे हैं, ग्रामीण एवं सामाजिक परिवेश का कंटेंट मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। बाकी सब इजी की कौन से मेले कहाँ लगते हैं सब इजी लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है। वो तो हाईलाइटेड क्वेश्चन वो सभी पढ़ रहे हैं। जो आपको अंदर से जो डीप नॉलेज है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पूरी सीरीज का मतलब यही होता है कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करवाना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो किस देवता को है, ठीक है, किस भगवान को है, तो क्या है शिव को। जैसे महादेव लिखा है तो शिव का पर्यायवाची होते हैं, तो शिव को यह है सबसे पहले। तो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र, यानी कि रेणुकूट नाम से ही आपको पता लग जाना है। रेणुकूट कहाँ है दोस्तों, रेणुकूट कहाँ है, रेणुकूट जो है वो है सोनभद्र में, ठीक है। रेणुकूट जो है वो सोनभद्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुकूट महादेव मंदिर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में स्थित है। पूछेगा रेणुकेश्वर नाम क्यों पड़ा, तो दोस्तों यहाँ पे एक नदी बहती है रेणु नाम की, ठीक है। रेणु नाम की नदी के ही नाम पर रेणुकेश्वर महादेव
मंदिर रखा गया है इसका नाम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन अकबर इलाहाबादी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर इलाहाबादी नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सैयद अकबर हुसैन। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा अकबर इलाहाबादी। ठीक है, सॉन्ग भी है मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। ठीक है, तो सैयद अकबर हुसैन को अकबर इलाहाबादी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर ये पूछे कि ये कौन थे, तो ये उर्दू कवि थे। ठीक है, उर्दू कवि थे। कौन? अकबर इलाहाबादी एक उर्दू कवि थे। जन्म पूछेगा तो जन्म इलाहाबाद में ही हुआ है, और अगर ये पूछ लेगा कि वहाँ उस जगह का नाम क्या है, तो बारा। ठीक है, बारा नाम की जगह जो इलाहाबाद से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर पे है, तो बारा नामक स्थान पे अकबर इलाहाबादी का जन्म हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों से होकर, यानी भारत मानक रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ये जो भारतीय मानक रेखा जो है यानी समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारे भारत में, और ये जो बिहार है यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। जो 5 राज्य हैं वो आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? यूपी। ठीक है, यूपी हो गया। दूसरा एमपी हो गया। तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया। चौथा जो है आंध्र प्रदेश हो गया, एपी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और पांचवा जो है उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिससे मानक समय रेखा गुजरती है। कह सकते हैं हम 82.5 डिग्री, या फिर इस तरह से लिख के आएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, ये आएगा लिख के। ठीक है, तो ये आपको 5 राज्य याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर डीप करेगा तो एक राज्य अदर दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छ भारत मिशन लोगो का सही वर्णन है? ठीक है, जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका जो लोगो है आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले मैं राइट आंसर ही बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चश्मे में तिरंगे के ब्रिज के साथ 2 चश्मे पर स्वच्छ भारत लिखा है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय चश्मा जो है वहाँ पे दे रखा होगा महात्मा गांधी का चश्मा। ठीक है, तो ये नहीं लिखना है हमें कि महात्मा गांधी का चश्मा, हमें लिखना है राष्ट्रीय चश्मे में तिरंगे के ब्रिज यानी तिरंगे का ब्रिज दे रखा है, साथ में दोनों चश्मों पर क्या लिखा है? स्वच्छ भारत। ठीक है, दोनों चश्मों पर स्वच्छ भारत लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व? ठीक है दोस्तों, देखिए जनगणना 2011 की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हाईलाइट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। क्या है? 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17। ठीक है, 17 लोग प्रति स्क्वायर, ठीक है, प्रति स्क्वायर क्षेत्र में रह रहे हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि एक जो स्क्वायर वर्ग गज है, ठीक है, इतने में क्या है? 17 लोग रह रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मैंने वर्ग गज का यूज किया, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई कह सकते हैं हम कि 1 किलोमीटर के रेंज में, यानी कि इस तरह से आप एक वर्ग किलोमीटर बना लीजिए। ठीक है, इसकी रेंज में कितने? मात्र 17 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ? यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? पूछ लेगा कि कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो राज्य की बात करेगा तो देखिए बिहार, बिहार में कितना है? 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, 1028 पश्चिम बंगाल का है। और देखिए जो दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, दिल्ली का देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। कितना है? 11,297। इतने लोग, यानी कि अगर बात स्पेशल पूछेगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितना है, तो 11,297 लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत में शुरू किया गया पहला स्वरोजगार कार्यक्रम कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में शुरू किया गया पहला पूछ रहा है, ठीक है, पहला स्वरोजगार कार्यक्रम कौन सा था? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कब स्टार्ट हुई दोस्तों? तो 1999 यानी कि 1999 में ये शुरू किया गया था कार्यक्रम। 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 में भारत में शुरू किया गया पहला स्वरोजगार है, ठीक है। ये स्वरोजगार आपको यहाँ पे याद रखना है, स्वरोजगार आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस क्षेत्र का नाम बताइए जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने खुद को प्रतिष्ठित किया, यानी कि हमें बताना है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई से, ठीक है। बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित नाम है, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये क्या करते थे? शहनाई बजाते थे और इन्हें भारत रत्न भी मिला है। तो इन्हें भारत रत्न कब मिला है? भारत रत्न मिला इन्हें 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले नेपाल की सीमा को छूते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अभी पैट में क्या आया कि नेपाल से कितने राज्य सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के यहाँ ज़िले की बात कर रहा है और जो पैट में पूछा था नेपाल से कितने राज्य की सीमा, अगर पूछा कितने राज्य सीमा तो ये 5 हो जाएगा, जैसा ही क्वेश्चन आया था दोस्तों। और यहाँ पूछ रहा है कि ज़िले, ठीक है, तो आपको ज़िले 5 नहीं लगाने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 ज़िले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल की सीमा को टच करते हैं? तो 7 ज़िले करते हैं। अब आप सातों के नाम लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा ज़िला नेपाल की सीमा को टच नहीं करता, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सातों ज़िलों के नाम लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। दूसरा आप लिखेंगे लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर, ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे बहराइच, ठीक है। चौथा है जो आप लिखेंगे श्रावस्ती, ठीक है। पांचवा आप लिखेंगे बलरामपुर, ठीक है। छठा आप लिखेंगे सिद्धार्थनगर, और सातवां आप लिखेंगे महाराजगंज, ठीक है। तो ये 7 ज़िले जो हैं वो नेपाल की सीमा को टच करते हैं, यानी कि यूपी के 7 ज़िले, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में किसके प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। इसमें पूछा है किसके प्रति उत्तरदायी यानी कि जवाबदेही होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, ठीक है। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल है तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। अगर पूछता है राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल में है, तो आपको बताना है 153, ये लगाना है, ठीक है। 153 में राज्यपाल का जो है वो पद वर्णन है। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति, ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में होती है? तो आप पता ही है कि राज्यपाल के, लेकिन आर्टिकल पूछेगा कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के अंडर में होती है, कौन सा आर्टिकल है? तो वो हो जाएगा 154, ठीक है। राज्यपाल पद का वर्णन 153 और राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के हाथ में होती है, वो होगा 154। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको मैं पूरी यूपी अलग से पढ़ाऊंगा स्पेशल तरीके से, और ग्रामीण एवं सामाजिक परिवेश जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं, बहुत ही स्पेशल तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सारे क्वेश्चन कवर करके जाएंगे और एक कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।